नमस्कार सभी को, मैं आपका दोस्त अविनाशी पांडे पाठशाला सर जी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे औद्योगिकरण का युग, ठीक है, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इसके हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस पढ़ेंगे। उससे पहले चलिए आपको एक मोटिवेशनल कोट्स दिखाते हैं। अगर अध्ययन एक जंग है तो आपका दिमाग सबसे शक्तिशाली हथियार होना चाहिए, ठीक है। ये अगर आपका स्ट्रांग है, माइंड अगर आपका स्ट्रांग है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी जंग जीत सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, खालिस्तान के आविष्कार के साथ औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। तो सबसे पहले भैया औद्योगिक क्रांति होती क्या है, ठीक है। औद्योगिक क्रांति दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से दो शब्द हैं भैया? एक है आपका औद्योगिक और दूसरा है आपका क्रांति, ठीक है। औद्योगिक मतलब उद्योग, उद्योग धंधे, ये हो गया आपका उद्योग। और क्रांति, क्रांति मतलब क्या हुआ? क्रांति मतलब परिवर्तन, ठीक है। क्रांति का मतलब हुआ परिवर्तन या बदलाव, ये हो गया आपका। तो उद्योगों के क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन या बदलाव, ये आपका हो औद्योगिक क्रांति। तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? सबसे पहले ये क्वेश्चन आना चाहिए आपके दिमाग में। तो यूरोप से, यूरोप में भी कहां से? ब्रिटेन से। यूरोप में ब्रिटेन शुरुआत हुई औद्योगिक क्रांति की। वहां पे फैक्ट्रियां लगने चालू हुए, उद्योग धंधे चालू हुए, कारखाने लगे, वहां से शुरुआत हुई। वहां पे क्या करधा तैयार किया गया, जिसका क्या नाम था? पावर लूम। एक करधा, ठीक है, जिसका नाम था पावर लूम नामक करधा। ये जो करधा था ना, ये भाप से चलता था, ठीक है, भाप से चलता था ये। इसका आविष्कार हुआ था कपड़े बनाने में, फिर से कपड़े बनते थे इसी से। इसे बनाया किसने था? 1785 में, ठीक है, 1785 में एडवर्ड कायराइट। एडवर्ड कायराइट, एडवर्ड कायराइट नामक एक वहां के वैज्ञानिक थे, ठीक है, उन्होंने बनाया था ये मशीन को। तो ये हुआ आपके पहले क्वेश्चन का सही आंसर होगा, भाप का इंजन। इसके साथ औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कार्डिंग एक प्रक्रिया है। तो कार्डिंग में क्या होता है? जो ऊन है और कपास है, उसका जो वो रहता है ना, बंडल टाइप या गुच्छा टाइप का, या उसका रेशा, उसको एकत्रित करके एक धागानुमा आकार में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया होती है वो होता है कार्डिंग, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा जिसमें कपास या ऊन के रेशों को कताई के लिए, कताई के लिए समझ के एक मशीन होता है कताई का। हम आपको कताई का पहले मशीन दिखा देते हैं, ठीक है। ये होता है कताई का मशीन, ठीक है। और ये होता है कार्डिंग मशीन। कार्डिंग मशीन इस प्रकार का होता है। ये बड़े बड़े कारखानों, फैक्ट्रियों में आपको, आपने देखा होगा, आपने कहाँ ही देखा होगा, पर मान के चलिए कि जैसे आप किसी कारखाने में जाते हैं कपड़े की, तो वहां पे आपको ये दोनों मशीन देखने को मिलेगी। ये कार्डिंग मशीन है और ये आपका कताई करने का जो मशीन होता है ये होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कार्डिंग एक प्रक्रिया, क्या प्रक्रिया? कार्डिंग, जिसमें कपास या ऊन के रेशे को कताई के लिए तैयार किया जाता है। इसका सही आंसर होगा सी। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में निम्नलिखित में से कौन भारतीय बुनकरों की समस्या नहीं थी? तो देखो, भारतीय बुनकरों की समस्या क्या नहीं थी? कच्चे माल की कमी। तो कच्चे माल उस समय भारत में बहुत था, उस समय कच्चे माल का कोई दिक्कत था नहीं भारत में, ठीक है। गुमस्तों से टकराव, गुमस्तों से टकराव, गुमस्ता होता क्या है? गुमस्ता क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा वेतन पर एक पोस्ट निकाला गया, ठीक है, एक पोस्ट जो कि वहां के गुमस्ता, गुमस्ता क्या होता है? एक प्रकार का लाइसेंस होता है जो वहां के बुनकरों को दिया जाता था। तो उन पे निगरानी रखने के लिए, ठीक है, एक पोस्ट का निर्माण किया जिसको बोलते थे गुमस्तों, बोलते थे उस पोस्ट को। गुमस्तों का कार्य क्या था? एक तो गुमस्तों का कार्य था गुमस्ता पर, ठीक है, गुमस्ता पर निगरानी रखना। गुमस्ता पर निगरानी रखने का कार्य था इनका, कि काम कैसा कर रहे हैं, ठीक से कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये सब ध्यान कौन देता था? गुमस्तों देता था। और दूसरा कार्य क्या था? माल की गुणवत्ता, माल की गुणवत्ता की जांच करना, ठीक है, माल की गुणवत्ता की जांच करना। ये कार्य किसका होता था? गुमस्तों का होता था। समझ गए? गुमस्तों क्या था? अंग्रेजों द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ना, इस कंपनी द्वारा वेतन पर रखा गया एक पोस्ट था जिसका काम होता था गुमस्तों पर निगरानी रखना और माल की गुणवत्ता की जांच करना। तो इसका सही आंसर होगा बी, गुमस्तों से टकराव। तो इससे टकराव होता रहा भारतीय बुनकरों का, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सबसे गतिशील उद्योग कौन से थे? तो ब्रिटेन भी पहले क्या है, 1750 से पहले ब्रिटेन भी जो है एक कृषि पर आधारित देश था, ठीक है। 1950 से पहले कृषि पे आधारित देश था, कृषि आधारित या कृषि प्रधान देश था, ठीक है। लेकिन 1950 के बाद वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, औद्योगिक क्रांति आई, ठीक है। तो सबसे पहले उन लोगों ने क्या बनाया? कपास और धातु जो थे ना, ये लोगों के, इसके उद्योग चालू किए वहां ने। मेटल बनाया वो लोग, कपड़ों का व्यापार चालू किया, सूती कपड़ों का व्यापार चालू किया गया। तो इसका आंसर क्या होगा? 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सबसे गतिशील उद्योग कौन से थे? तो कपास और धातु का जो उद्योग था वो सबसे ज्यादा गतिशील था ब्रिटेन में उस समय, ठीक है। पहली भारतीय जूट मिल कहां स्थापित की गई? तो जब
अंग्रेज आए जब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी अपना लेके आया व्यापार करने के लिए, तो यहाँ भारत के जो पूंजीवादी लोग थे ना, पूंजीवादी लोगों के साथ मिलकर इन्होंने सबसे पहले जूट मिल स्थापित की गई। जूट मिल जो है, और जितने भी ज्यादातर जो इंडस्ट्री स्थापित किया गया इन लोगों के द्वारा, वो ज्यादातर बंगाल और आपका झारखंड एरिया में किया गया। तो सबसे पहले जो जूट मिल स्थापित किया गया था वो किया गया था बंगाल के एरिया में, ठीक है। इसका आंसर होगा बंगाल, बंगाल इसका आंसर होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन गुमस्ता का कार्य था? तो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि गुमस्ता का कार्य क्या था। गुमस्ता का कार्य था एक तो बुनकरों का परीक्षण लेना, ठीक है, और माल की कमी तो नहीं हो रही वो देखना, और क्या, कपड़ों की गुणवत्ता की जांच करना। तो इसमें तीनों ऑप्शन देखिए, बुनकरों के परिवीक्षण करना, आपूर्ति लेना, कपड़ों की गुणवत्ता की जांच करना। तो ये आएगा उपरोक्त सभी। ये सभी कार्य किसके थे? गुमस्ता के। गुमस्ता क्या होता था? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा वेतन पर एक एम्प्लॉय रखा जाता था, वो होता था गुमस्ता, ठीक है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। भारत में पहली कपास मिल कहाँ स्थापित की गई? तो भारत में जो है कपास मिल पहली जो स्थापित की गई थी वो की गई थी बॉम्बे पे, ठीक है। बॉम्बे इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस परिघटना में भारत में औद्योगिक परिवर्तन का आकार वातानुकूलित कर दिया? मतलब कि औद्योगिक परिवर्तन कब आया, कैसे आया, वो पूछा कि मतलब कौन सा समय अनुकूल था औद्योगिक परिवर्तन आने के लिए। तो क्या मुगल शासन की कमजोरी के समय? तो नहीं। ग्रामीण इलाकों की गरीबी के समय? नहीं। भारत को नियंत्रित करने वाले यूरोपीय शक्तियों के समय? नहीं। तो इसका सही आंसर है औपनिवेशिक शासन के समय, ठीक है। तो औपनिवेशिक शासन के समय, औपनिवेशिक शासन क्या होता है? औपनिवेशिक शासन या उपनिवेशवाद, ठीक है। औपनिवेशिक शासन या उपनिवेशवाद। तो उपनिवेशवाद या औपनिवेशिक शासन किसे कहते हैं? क्या होता है जब कोई बड़ा देश या कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश को अपने अंडर में कर ले, वहां पे शासन करे और वहां के जो संसाधन है उन संसाधनों का प्रयोग अपने फायदे के लिए करे, तो वो होता है औपनिवेशिक शासन। जैसे कि ब्रिटेन का औपनिवेशिक शासन था भारत में, भारत उसका उपनिवेशवाद था, ठीक है। तो इसका सही आंसर औपनिवेशिक शासन होगा। इसी समय औद्योगिक परिवर्तन भी हुए भारत में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने इंग्लैंड में कपास मिल का निर्माण करवाया। तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा कि 1950 से पहले ब्रिटेन भी था, जो था वो कृषि प्रधान देश था, वहां भी कृषि पे आधारित था, लेकिन उससे थोड़ा पहले से ही उस समय वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन हल्का हल्का चालू हो चुका था। सबसे समृद्ध देश किसे मानोगे? सबसे समृद्ध देश आप उसको मान सकते हो जहां पे कृषि भी हो और उद्योग भी हो, जो दोनों चीज के लिए किसी और पर डिपेंड ना हो। प्रचुर मात्रा में वहां कृषि हो, प्रचुर मात्रा में वहां उद्योग हो, वो देश है समृद्ध देश। जैसे कि अमेरिका हो गया आपका, भारत हो गया, ब्रिटेन हो गया आपका, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ऐसे सब देश है, ये सब समृद्ध देश है, ठीक है। तो इंग्लैंड में जब कपास मिल का निर्माण, तो इंग्लैंड में एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था रिचर्ड आर्कराइट। क्या नाम था? रिचर्ड। इन्होंने सबसे पहले सूत काटने वाले मशीन का निर्माण किया। सूत काटने के जो मशीन था, सूत काटने वाले मशीन का निर्माण किया। कब किया था? 1769 में। उसके बाद यहाँ पे कारखाने, फैक्ट्रियां वगैरह लगाए गए। सबसे पहले इन्होंने ही निर्माण किया था। वो क्या था? वो पानी से चलता था, बाद में फिर वो वाष्प से चलने वाला या भाप से चलने वाला इंजन आ गया, लेकिन सबसे पहले पानी से चलने वाला क्या होता था? नीचे टरबाइन लगा रहता था, टरबाइन जब घूमता था तो उससे आपका सूत कटता था मशीन चलने से। तो इसका सही आंसर होगा रिचर्ड आर्कराइट, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले इंग्लैंड में कपास मिल का निर्माण करवाया था, और सूत काटने की सबसे पहले मशीन भी इन्होंने बनाई थी, जो कि पानी से चलती थी, बाद में फिर वाष्प वाला आ गया था। इतिहासकारों के अनुसार 19वीं सदी के मध्य में औसत मजदूर कौन थे? औसत मजदूर कौन थे? एक मशीन ऑपरेटर, पारंपरिक शिल्पकार और मजदूर, अकुशल मजदूर, एक प्रौद्योगिक विशेषज्ञ, कार्यकर्ता। क्या बोल रहे हैं? मध्य औसत मजदूर, ठीक है। भारत जो है ना, औद्योगिकरण से पहले भारत की जो अर्थव्यवस्था थी किस पे निर्मित थी? एक तो कृषि पे, दूसरी कुटीर उद्योग पे। कुटीर उद्योग क्या होता है? कुटीर उद्योग और एक कृषि पे। तो कुटीर उद्योग क्या होता है? जिसमें जो शिल्पकार है, हस्तकलाकार है, ये अपने हाथों से सब बनाते थे कपड़ा वगैरह, और घर से ही ऑपरेट करते थे। इनमें कोई बड़ा कंपनी, कारखाना ये सब नहीं होता था उस टाइम पे। लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया भारत में, औद्योगिकरण हुआ, ब्रिटिशर आए पूंजीवादियों के साथ मिलकर नए नए कारखाने जब डाले इन्होंने, तब क्या हुआ? ये लोग मशीन से बनाते थे। तो मशीन से बनाने से ये भाई बहुत तेजी से निर्माण कर पाते थे, जल्दी निर्माण कर पाते थे और ज्यादा क्वांटिटी में निर्माण कर पाते थे। और इससे जो इनका जो कपड़े और ये सूती से बनाते थे, तो वो सस्ते पड़ते थे। किसकी तुलना में? उन लोगों की तुलना में जो कुटीर उद्योग चला रहे थे और पारंपरिक मतलब अपने हाथ से बना रहे थे, हस्तकला से बना रहे थे।
तो उनका फिर अब भाई कौन लेगा, जब सस्ता चीज मिल रहा है उतनी रेट में तो आदमी सस्ती चीजों की तरफ जाएगा। तो इनका व्यापार क्या हुआ, धीरे धीरे बंद होने लगा। कौन, किसका ऊपर, पारंपरिक जो शिल्पकार थे और मजदूर थे उनका व्यापार बंद होने लगा। ये मालिक लोग थे, इनको मजदूरी करना पड़ा बाद में। कहाँ पे, उन जो बड़ी बड़ी कारखाने मिले थे ना वहां पे इनको काम करना पड़ा। तो ये पारंपरिक शिल्पकार थे, यही वहां के औसत मजदूर बन के रह गए। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी आपकी चल रही थी उस समय महिलाओं और बच्चों को 16 से 18 घंटों तक के काम करवाया जाता था वहां पे रख के। बाद में फिर मजदूर संघ की स्थापना की गई 1920 में, जैसे कि 1920 में भारतीय कांग्रेस, मजदूर संघ कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ठीक है, मजदूर संघ कांग्रेस की स्थापना की गई। तो 1920 में क्या, भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस की स्थापना की गई। उसमें क्या है, मजदूरों की जो हक की बात है, कैसा कितना काम करना है, कितना न्यूनतम रोजी होना चाहिए, ये सब की बात कही गई इसमें। हालांकि ये भी पूरी तरीके से उस समय लागू नहीं हो पाया जो भी इन लोगों ने सोचा था, क्योंकि उस समय थे तो हम ब्रिटिशर्स के अंदर ही ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर ही थे हम। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होगा, पारंपरिक शिल्पकार और मजदूर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन गुमस्तों से संबंधित है। गुमस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं, तीसरी बार इसमें गुमस्तों, तो गुमस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, गुमस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन गुमस्तों से संबंधित था, व्यापारी, बिजनेसमैन, अवैतनिक नौकर या कंपनी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक। तो हमने क्या पढ़ा था, गुमस्ता कौन थे, कंपनी द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके द्वारा जो नियुक्त पर्यवेक्षक थे, ठीक है, उनको कहा जाता था गुमस्ता। तो इसका सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन हमारा ये, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। श्वेत क्रांति क्या है भैया, श्वेत क्रांति मतलब दुग्ध क्रांति। दुग्ध या दुग्ध उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने के लिए जो क्रांति लाई गई थी वो श्वेत क्रांति। ठीक है, भारत में कब लाई गई श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति भारत में ना चौथे पंचवर्षीय योजना में भारत में दुग्ध क्रांति लाई गई। चौथी पंचवर्षीय योजना में श्वेत क्रांति लाई गई। श्वेत क्रांति से क्या हुआ, भारत आज दुग्ध और दुग्ध उत्पादनों से मिलने वाला जो उत्पादन है उसमें नंबर 1 पे आता है दुनिया में। श्वेत क्रांति से ये फायदा हुआ भारत को। ठीक है, तो इसका हमने क्वेश्चन क्या पूछा गया, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो बी कुरियन जो है, बी कुरियन को श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन कौन थे, तो एम एस स्वामीनाथन जो थे ये हरित क्रांति के जनक थे। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति मतलब कृषि के क्षेत्र में क्रांति, उसके जनक थे एम एस स्वामीनाथन। बलवंत राय मेहता ये पंचवर्षीय राज्य के वो थे, पंचवर्षीय राज्य के जो जनक के रूप में जाना जाता है बलवंत राय मेहता को जाना जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रथम ज्ञात प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने और कहाँ किया था, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो जर्मन के एक बड़े आविष्कारक हुए जिनका नाम था जोहान गुटेनबर्ग। जोहान गुटेनबर्ग जो कहाँ के थे, जर्मनी के थे। इन्होंने आविष्कार किया था प्रिंटिंग प्रेस का। कब किया था, ये करीब 1418 सन 1418 में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था जोहान गुटेनबर्ग ने। ठीक है, इसका आंसर हुआ डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। नीली क्रांति खालिस्तान से संबंधित है। नीली क्रांति मतलब मत्स्य क्रांति, समझ गए, मछली पालन या मत्स्य क्रांति, ये था नीली क्रांति। ये किससे संबंधित है, मत्स्य पालन से। इसमें क्या होता है, जैव विविधता को ध्यान में रखते हुए, पानी का सदुपयोग करते हुए मत्स्य पालन किया जाता है। आजकल तो मत्स्य पालन जगह जगह पे किया जा रहा है और बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। ठीक है, तो ये होता है मत्स्य पालन, इसे नीली क्रांति के रूप में जाना जाता है, मत्स्य पालन को नीली क्रांति, इसका सही आंसर होगा। शुरुआती कारखाने कहाँ और कब आए, जैसा कि हमने पढ़ा कि शुरुआती कारखाने कहाँ आए थे, यूरोप में भी कहाँ पे, ब्रिटेन में 1750 के बाद जो है, ब्रिटेन में 1750 से जो पहले है, ब्रिटेन एक कृषि प्रधान देश था जैसा कि हमने पढ़ा, और उसके बाद से फिर वहाँ औद्योगिक विकास होता गया। लेकिन शुरुआती कारखाने जो लगना चालू हुए ना ब्रिटेन में, वो एक्चुअल में 1730 से लगना चालू हो गए थे। तो 1730 के दशक में ही कारखाने जो है लगना चालू हो गया था। कहाँ पे, इंग्लैंड में या ब्रिटेन में, ये यूरोप में है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।